Dear students, I am hopeful that you will be fine. Today we are going to revise chapter number 10. So हम चैप्टर नंबर 10 को ओपन करते हैं. इसमें क्या कुछ है, सबसे इसकी जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो प्रिंट एफ है, स्कैप सीक्वेंस है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर, गेट सी एच और गेट सी एच ई. ऑलमोस्ट ये 6 जो टॉपिक्स बन जाते हैं जो मेन इसके टॉपिक्स हैं. अच्छा जी, इसमें सबसे पहले जो शुरू के 2 पैराग्राफ हैं, इसमें कोई ऐसी खास बात डिस्कस नहीं की, जस्ट इसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ क्या होता है. प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन है जबकि स्कैन एफ इनपुट फंक्शन है. प्रिंट एफ के ज़रिए स्क्रीन पे कोई भी आउटपुट आप देख सकते हैं. इसके अंदर ये जो ब्रैकेट के अंदर हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग. ये लेकिन आप नज़र आ रहा होगा, नाम आपको लिखा, इसको कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग. द सिग्नेचर ऑफ फंक्शन डिस्क्राइब्ड द नंबर ऑफ टाइप ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स एंड द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन. फंक्शन का जो सिग्नेचर होता है, मिसाल के तौर पर प्रिंट एफ का सिग्नेचर क्या है, इसकी जो रिटर्न टाइप है इसकी स्ट्रिंग है और इसका जो आर्गुमेंट है वो भी इसको यहाँ पे स्ट्रिंग ही पास होता है. इट विल एक्सेप्ट एन स्ट्रिंग एंड इट विल रिटर्न अ स्ट्रिंग. ये एक्सेप्ट स्ट्रिंग करती है और रिटर्न भी स्ट्रिंग करती है. मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको प्रोग्राम लिख दिखाता हूँ. मैंने आपके लिए ये पहले से फाइल तैयार करके रखी है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सके. तो यहाँ पे देखें प्रिंट एफ है मेरे पास. प्रिंट एफ लिखता हूँ मैं, तो इसके अंदर लिखता हूँ लाइक कोई भी सेंटेंस लिख देता हूँ. दिस इज क्लास ऑफ सी प्रोग्रामिंग. तो एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी लगाना होता है. इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ. याद रखें शुरू में कंपाइल करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बाद में ये इशू ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास ये कंपाइल हो चुका. इट टुक 7.2 सेकेंड्स ऑलमोस्ट. सो ये बहुत ज़्यादा टाइम है. तो ये आउटपुट इसकी आ गई. तो अब जो सी लैंग्वेज के ये इन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो कुछ मैं लिखूँगा, ठीक है, जो कुछ भी मैं लिखूँगा, लाइक यहाँ पे लिखा है मैं दिस इज़ सी लिख दिया मैंने, या जो भी सेंटेंस मैंने लिखा है ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग ही इसकी आउटपुट है. ठीक है, इसकी आउटपुट आ गई. इसके अलावा इसको नंबर भी पास किए जा सकते हैं और नंबर उसी तरह प्रिंट होंगे जिस तरह से. मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसके आगे मैं कोई नंबर प्रिंट करवाना चाहता हूँ. नंबर कभी भी डायरेक्ट प्रिंट नहीं होता, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है. फर्स्ट कर ले मैंने 67 प्रिंट करवाना था, तो ये 67 मैंने लिखा, इसको मैंने कंपाइल कर दिया, देन आई विल रन इट. तो ये देखें 67 प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर. किस जगह पे प्रिंट हुआ? जिस जगह पे मैंने %d इस्तेमाल किया था. लेट्स सपोज मैं %d यहाँ से कट कर देता हूँ, इस जगह इस्तेमाल करता हूँ, तो आप देखेंगे कि नंबर भी वहीं प्रिंट होगा. इसको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा. प्रोग्राम में जब चेंजिंग करें एक दफ़ा कंपाइलिंग दोबारा कर लें. ये देखें जो मैंने नंबर लिखा था तो जहाँ पे %d था उधर प्रिंट हुआ. तो याद रखें ये %d जो है इट इज़ यूज फॉर नंबर. डिपेंड करता है कि आपकी डेटा टाइप क्या है. अगर तो इंटीजर है तो %d इस्तेमाल कर लें. ये इंटीजर है, %d इस्तेमाल किया है. मिसाल के तौर पर मैं इसमें होता 0.8987 होता. तो अब अगर मैं %d इस्तेमाल करूँगा, देखें इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा. कंपाइल किया, रन किया, तो इसने कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट करवा दी है. गार्बेज वैल्यू उसी को कहते हैं, कोई भी मेमोरी से वैल्यू उठा के प्रिंट करवा देता है. क्या किया मैंने एक फ्लोटिंग नंबर लिया है, फ्लोटिंग को मैं इंटीजर से प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि गलत, जो कि रॉन्ग है, सिंथेटिकली रॉन्ग है. मैं यहाँ पे जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या फ्लोट है उसके लिए f इस्तेमाल कर लेता हूँ. तो अब देखिएगा जो f है वो उसी तरह प्रिंट हो जाएगा क्योंकि उसमें पॉइंट वाली वैल्यू है. अब ये देखें 67.87 और आगे 4 जीरो आए हैं. ये 4 जीरो इसलिए आए हैं, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स शो करते हैं. तो ये दिस इज ऑल अबाउट दीज आर कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर. ऐसे तमाम सिंबल जिनके साथ % आ रहा हो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं. अगर जब स्क्रीन पे डाटा शो करना चाहते हैं प्रिंट एफ की मदद से, वो नंबर जो जिस किस्म का होगा उसी किस्म का फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे. अब पहले तो नंबर को देख के पता चल जाता है, नहीं तो आप जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास होता है यहाँ पे इंट n और n में मैं कोई वैल्यू स्टोर करवाता. एक तो तरीका मैंने वो बताया, देखें डायरेक्ट नंबर को प्रिंट करवाया है, लेकिन अगर ये नंबर मैं किसी वैल्यू में स्टोर करवा के प्रिंट करवाऊँ वो भी करवा सकता हूँ. ये करवाया. अब यहाँ पे ये नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई वांट टू डिस्प्ले n. तो n में जो वैल्यू है वो प्रिंट करवा देगा जहाँ पर आपने %f यूज़ किया है. अब यहाँ पे %f इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसकी वजह क्या है
तो जो डेटा टाइप है मैंने इंटीजर ली हुई है और मैं %f इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैल्यू में वही गड़बड़ आ गई, देखें ये %f को नहीं शो कर रहा, वैल्यू नहीं हमारी नज़र आ रही, इस तरह के एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। सो डेटा टाइप चूंकि मैंने इंटीजर ली है तो इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d होता है। तो अब मैं इसको स्कैन कंपाइल और रन करूँगा, 56 मुझे शो हो गया, ठीक है, 56 मुझे शो हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि 56 है, इंटीजर था और इंटीजर में पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आ सकती। अगर मैं पॉइंट वाली वैल्यू मैं इंटीजर में स्टोर करवाऊंगा तो वो करेगा क्या, वो पॉइंट वाले हिस्से को ट्रंकेट कर देगा, जिस तरह से इस प्रोग्राम में हुआ है। तो इसको थोड़ा सा मैं और सिंपल करता हूँ, इस लाइन को इसमें लिख देता हूँ वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिख देता हूँ। तो जब ये %d से शो करवा रहा हूँ तो ये पॉइंट वाला हिस्सा नहीं नजर आ रहा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इधर लिख देता हूँ फ्लोट करता हूँ, फ्लोट n लिया, n में डेटा। अब जब फ्लोट को शो करवाऊंगा तो %f इस्तेमाल करूंगा। याद रखें जो डेटा टाइप वैसा ही फॉर्मेट स्पेसिफायर, अगर कहीं पे इस किस्म की मिस्टेक करेंगे तो आपके डेटा में और रिजल्ट में एरर आएगा। अब ये देखें वैल्यू इज इक्वल टू 56.669998, इसने पूरी वैल्यू शो कर दी। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं कोई भी वैल्यू, मिसाल के तौर पर मैं इसको 2 पॉइंट तक राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद मुझे 2 डिजिट्स ही चाहिए, 6 7, इससे आगे नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे सर इससे आगे क्यों आते हैं, क्योंकि फ्लोट की ये प्रॉपर्टी है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट शो करता है। आप नहीं करेंगे तो वो खुद से जीरोज लगा देगा, ये उसको वैल्यूज को आगे तक एक्सपेंड कर देगा। ये देखें अब मैंने जो ही इसको 0.2f लिखा तो इसने वैल्यू को क्या कर दिया, राउंड ऑफ करके मुझे दिखा दिया। 56.67 के बाद 6 डिजिट शो करने थे, वो नहीं किए, उसने वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया। दीज आर कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट जाता हूँ तो ये देखें इसके बाद तो वाला टॉपिक फॉर्मेट स्पेसिफायर ही है। %d is for int and short, %f for float, %lf for double, %e for float, %g for floating point, %c for character, %s for character string, %u for unsigned short, %x for unsigned hexadecimal, %o for octal, %i for integer और %ld for long integer। इसमें कुछ %d और f तो मैंने चेक कर लिया, अब %c को चेक करते हैं ये किस तरह इस्तेमाल होता है। लेट्स सी, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ वैल्यू लेता हूँ, जैसे करेक्टर CHAR करेक्टर लिया n। अब इसमें स्टोर भी मैं करेक्टर ही करवाऊंगा। फर्ज कर लें मैं इसमें स्टोर करवाता हूँ 6 यहाँ पे एज नंबर स्टोर नहीं हुआ बल्कि एज अ करेक्टर शो हुआ है। अब इसको जब प्रिंट करवाऊंगा तो मैं उसके लिए लिखना भी %c पढ़ना पड़ेगा। कंपाइल करवाया मैंने, अब इसको मैंने रन करवा दिया, देखें जी 6 शो हो गया, बट 6 एज अ करेक्टर होगा, ये एज अ नंबर नहीं होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि इसके साथ अगर मैं कोई वैल्यू प्लस करना चाहूँ इट विल नॉट ऐड, अगर ऐड करेगा भी तो इसकी आस्की वैल्यू में ऐड करेगा। देखें 6 + 6 क्या होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था, कुछ और दिया है। इट मीन दैट इसकी आस्की वैल्यू में 6 जब प्लेस करें तो ये लेस देन साइन प्रिंट करवाता है। तो इसका मतलब है करेक्ट, आप कभी भी कोई करेक्टर शो करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप क्या लिख दें, ए शो करना चाहता हूँ तो अब देखिएगा n करेक्टर की वेरिएबल है, n एक वेरिएबल है करेक्टर टाइप का और उसका a मुझे स्क्रीन पे शो हो गया। किसी भी करेक्टर बनाने के लिए आपको ये वाले एपोस्ट्रोफी लगाने पड़ेंगे तब वो करेक्टर बनेगा। इसको हटा देंगे तो क्या होगा, लेट्स सी, अब एरर आ रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज दिस, ये कौन सी डेटा टाइप शो कर रहे हैं। तो इसके इर्द गिर्द हम क्या लगा देते हैं, एपोस्ट्रोफी कॉमन्स। तो जब अब रन करेंगे ऑलरेडी कंपाइलिंग वो कहता है ठीक है जी आ गया और वैल्यू आ गई हमारे पास। दिस इज व्हाट कैरेक्टर डेटा टाइप वर्क्स हाउ। ओके जी आगे जाते हैं हम। %lf है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें %d, %f और %c तकरीबन आपका सारा जो ये बुक के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं और सारा टॉपिक्स हो जाएंगे इससे। 3 डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर से। कभी कभी हमें LF की डबल की भी ज़रूरत पड़ जाती है। डबल डेटा टाइप की सिर्फ रेंज ज़्यादा है, बाकी उसका काम भी F की तरह ही है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ $n और n में वैल्यू भी मैं पॉइंट वाली स्टोर करवाऊंगा 56.636 व्हाटएवर, और इसके लिए मुझे यूज होगा LF। इसको मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, देखें इसने पूरी वैल्यू शो कर दी, नो एरर। तो वही काम है जो F का है। तो बाद का वैल्यू की रेंज अगर ज़्यादा आ जाए आपके पास तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आते हैं
%LD %O ऑक्टल, इट इज यूज्ड फॉर ऑक्टल। लेट्स सपोज ये किस तरह से होता है हमारे पास, देखें जी परसेंट, मेरे पास एक वैल्यू है 56, इसको मैंने लिया है इंट, देख 56 जो ऑक्टल में क्या बनता है, ऑक्टल 8 की ये बेस 8 होती है इसमें, और 8 56 को 8 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 7, और 8 पे 0 बचता है 7 0, यानी अगर 56 ऑक्टल में देखना चाहें कितना होगा 7 0। अगर ये हेक्साडेसिमल में देखना चाहें H, देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें इसने एरर दिया है, व्हाट इज एरर, लेट्स सी। इसमें एक इशू आता है क्योंकि जो हेक्साडेसिमल है उसके लिए जो डेटा टाइप यूज़ होती है, जो वो हम यूज़ करते हैं, दैट इज %X, %H नहीं बल्कि %X इस्तेमाल होता है। अब ये वैल्यू मुझे हेक्साडेसिमल में शो करेगा, ये देखें ये पुरानी आउटपुट दिखा रहा है, बाद कुछ इश्यूज आ जाते हैं। ओके जी, दिस आर डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। आप 3 की एग्जांपल दे देंगे तो आपकी बात बन जाएगी। इनको आप MCQs के लिए जहन में रखें, इनकी लिस्ट याद कर लें, साथ इनका पर्पस याद कर लें कि कौन सा %I इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है, वो कैसे, अब मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक इंटीजर है n नाम का, इसको मैं I के तौर पे भी I भी लिख सकता हूँ और D भी लिख सकता हूँ, तो आमतौर पे हम D इस्तेमाल करते हैं, I भी आप कर सकते हैं। इसको मैंने कंपाइल किया, इट्स नॉट ओपनिंग द फाइल, देयर इज सम इशू विद दैट, बाज़ वक़्त कभी इश्यूज आ जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, इसमें पूरे कोड को सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+X कर देता हूँ, कट करके एक नई फाइल बना देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं यहाँ पे, और इस कोड को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से पहले इसको मैं दोबारा सेव कर लेता हूँ, सेव करता हूँ अपनी फाइल को। फाइल चूँकि मेरी C की है तो उसको मैं C फाइल सेव करूँगा और इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट प्रोग्राम, ठीक है, टेस्ट प्रोग्राम रख दिया। अब इसको मैंने कंपाइल किया, इट्स वर्किंग, इट्स रनिंग, देखेंगे रन हो गया, ठीक हो गया। तो आप ये नहीं %I का भी यूज़ कर सकते हैं, ये कोई घबराने वाली बात नहीं होती। इसमें कभी कभार ऐसे एरर्स आ जाते हैं तो प्रोग्राम आप बेशक नया बना लिया करें, कोड आप नया लिख लिया करें, ठीक है, या उसी को उठा के कॉपी कर लिया। इस कंपाइलर का ये फ़ायदा है कि कंट्रोल का कॉपी वगैरह कट पेस्ट वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। इसको जूम इन करें, जूम आउट करें एज यू विश, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं तो इसकी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, ओके क्लियर जी। तो दिस इज़ हाउ फॉर्मेट स्पेसिफायर वर्क्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर ज़्यादातर आपके यूज़ होंगे %D %F और %C, बाकियों के नाम याद कर लें, ये MCQs में आपके काम आते हैं। ये यहाँ पे इसने क्या किया, %F प्लस %F इज इक्वल टू %F, यानी वेरिएबल 1 में भी %F है, क्यों, क्योंकि ये फ्लोट हैं, तीनों फ्लोट हैं, तीनों के लिए %F का इस्तेमाल करके ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, कर सकते हैं आप। फील्ड विड्थ स्पेसिफायर मीन हाउ, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का कंप्यूटर की मेमोरी से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसका मतलब होता है स्क्रीन पे आपकी जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, इट इज़ डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, यू कैन से द सेल्स। ये आपकी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में, जहाँ पे ये आपको आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे स्क्वेयर्स बन जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन छोटे छोटे स्क्वेयर्स पे मुश्तमिल है, जो बहुत छोटा स्क्वेयर होता है। तो ये जो फील्ड विड्थ होती है, इट मीन्स हाउ मैनी सेल्स आर बीइंग यूज्ड। तो स्क्रीन का कभी भी मेमोरी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ ये शो करती है कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो कितनी जगह घेरते हैं, कितनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं। इसकी मिसाल मैं बताता हूँ आपको। लेट्स सपोज मेरे पास 56 है, %D है, मैं लिखता हूँ जी 4D लिख देता हूँ। तो मैंने स्क्रीन पे इसको कितनी जगह दे दी है, 4 दे दी है। अब देखता हूँ कि मेरा नंबर कैसे शो होगा। देखिए मेरा जो नंबर है वो वैल्यू के बाद, इक्वल के बाद मेरा नंबर शो होना चाहिए। आप देखें कि ये इसके दरमियान थोड़ा सा फासला आ गया, इसका मतलब है कि 4 स्पेसेस ने यूज़ नहीं की, 1 2 स्पेसेस ये आ गई और 3 और 4 स्पेसेस।
अगर कोई इजाफी स्पेस बच जाएगी वो तो लेफ्ट साइड पे खाली छोड़ देगा। अब देखें इसको थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ। अब इसको मैं देता हूँ जी 8 स्पेसेस दे देता हूँ। तो अभी 56 को 2 स्पेसेस चाहिए, एक 5 के लिए और एक 6 के लिए। तो अब देखता हूँ कि मैं कितनी स्पेसेस इसकी खाली रह जाती हैं। ये देखें जी इसने और ज़्यादा 1 2 इसने यूज़ कर ली, मैंने 7 8 दी हुई थी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसने 6 इधर छोड़ दी और 7वीं और 8वीं जगह पे इसने डेटा लिख दिया। स्क्रीन पे कितनी स्पेसेस यूज़ होंगी उसके लिए ये फील्ड विड्थ इसको कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं जी? फील्ड विड्थ। ये इंटीजर्स के साथ तो ऐसे इस्तेमाल होती है। तो इंटीजर्स की बहुत सारी इसने पूरा टेबल दिया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर जब आपके पास पेपर में आ जाएगा तो पेपर में चूंकि ये खाली स्पेसेस इस तरह तो नहीं दिखा सकते, यानी ऐसे तो नहीं शो होंगी खाली स्पेसेस, तो उस खाली स्पेसेस को शो करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हुए हैं। अब इसमें एक एक मिसाल आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये 7 8 6 है, तो इसके लिए कितनी स्पेसेस दी हुई हैं? 6 स्पेसेस। तो यूज़ कितनी की इसने? 3। लेफ्ट साइड पे कितने सेल्स खाली छोड़े हुए? 3। ठीक है, टोटल स्पेसेस कितनी चाहिए 7 8 6 को? 3। तो दी कितनी हुई है? 6। और जो फॉर्मेट स्पेसिफाई का साइन है वो परसेंट होता है। दरमियान में आपने जितनी उसको स्पेसेस देनी है वो दे दें, एंड पे वो साइन होगा डी होगा या एफ होगा। डी मीन इंटीजर है ये, तो चूंकि इंटीजर डेटा टाइप थी परसेंट डी इस्तेमाल हुआ। अगर यही मेरे पास होता है जी फ्लोट, या फ्लोट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है फ्लोट एन, इसमें फिर आप फ्लोट ही स्टोर करें। मेरे पास होता बहुत बड़ी वैल्यू लिखी होती इस तरह की, तो मैं उसे फ्लोट में शो करना चाहता हूँ। तो फ्लोट में मैं बताता हूँ जी मुझे टोटल चाहिए 5 स्पेसेस, इसको मैं देता हूँ। तो ये किस तरह यूज़ करेगा? लेट्स सी। उसने 5 स्पेसेस तो यूज़ नहीं की, उसने पूरे का पूरा डेटा उठा के शो कर दिया। अब फ्लोट में क्या, मैंने इसकी रेंज से बाहर चला गया फ्लोट की। ठीक है, अब मैं ये क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट चाहिए, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो उसके लिए मैंने पहले भी बता दिया है कि पॉइंट 1 तक राउंड ऑफ कर दो जी। अगर इसको मैं लेफ्ट साइड को छोड़ भी दूँ, यानी मैं लिख दूँ 0.1, तो ये क्या करेगा? उसको राउंड ऑफ कर देगा। अब ये देखें, ये किया मैंने, ये देखें इसको राउंड, इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इसकी रेंज ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी रेंज है 6 तक, पॉइंट के बाद अब 6 डिजिट शो करता है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब ये राउंड ऑफ देखते हैं कैसे करता है। फ्लोट है, एन है, ठीक है जी। अच्छा हाँ, इसमें एक इशू था कि परसेंट डी इस्तेमाल कर रहे थे हम, परसेंट एफ इस्तेमाल करेंगे तो फ्लोट फॉर इसके लिए इस्तेमाल हो। ये देखें जी, इसने क्या किया, एक डिजिट तक इसको राउंड ऑफ किया, नहीं किया 5, हालांकि मैंने दिया था 4 6 2 3 5 4, तो राउंड ऑफ करके यहाँ तक पहुँचा दिया इसने। अगर मैं राउंड ऑफ इसको कहता हूँ जी 2 तक करो, यानी इस पॉइंट के बाद मुझे 2 डिजिट चाहिए, तो इधर लिख दें 0.2 लिख दें। तो अब देखें इसको कंपाइल करता हूँ और फिर रन करता हूँ। ये देखें इसने फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट शो किए हैं राउंड ऑफ करके। याद रखें ये राउंड ऑफ करता है, खुद मिटाता नहीं है, वैसे ही एक रूल्स के तहत राउंड ऑफ होते हैं। बात समझ आ गई जी? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो अगर यहाँ पे भी मैं दे दूँ कि मुझे जी 6 डिजिट्स चाहिए इसमें, फिर क्या करेगा ये देखें, फिर वो वही काम करेगा जो इंटीजर करता है। कितनी, अब मुझे ये बताएं, 1 2 3 4 5 इसने यूज़ कर ली, और कितनी बाकी बची टोटल में से? 1, वो इधर। पहले ये राउंड ऑफ करता है, पॉइंट 2 यानी पॉइंट के बाद जो लिखा हुआ है ये बताता है कि राउंड ऑफ कितने तक करना है, और ये बताता है टोटल स्पेसेस कितनी है। पहले ये वैल्यू को राउंड ऑफ करेगा, फिर देखेगा कि कितनी इसकी स्पेसेस यूज़ हो गई हैं। 1 2 3 4 5, यानी राउंड ऑफ करने के बाद 5 स्पेसेस यूज़ हो गई, जो बाकी बची इधर शो कर देगा। अब अगर इसकी ज़्यादा स्पेसेस ने 12 दी होती, 12.2 मीन 2 तक राउंड ऑफ करो, और टोटल स्पेसेस हमारे पास कितनी है? 12। इसको एक दफ़ा मैं कंपाइल कर लेता हूँ और फिर रन करता हूँ। ये देखें जी, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 स्पेसेस यूज़ कर ली, तो 12 थी। 1 6 7 8 9 10 11 12 तो 12 स्पेसेस ने टोटल यूज़ किए हैं, 5 इसने यूज़ कर ली, जबकि लेफ्ट साइड पे इसने खाली कितनी छोड़ दी? 7 7 + 5 12। ठीक है, अच्छा याद रखें पॉइंट के लिए भी ये एक स्पेस यूज़ करता है, तो दिस इज कॉल्ड फील्ड विड्थ। इसकी टोटल फील्ड विड्थ कितनी है? 12, और इसने राउंड ऑफ कितने करना था? 2 तक। हम इसको 1 तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, या आप 0 तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं कि इसकी पॉइंट वाला हिस्सा ही मिटा दो राउंड ऑफ करके। तो जब ये पॉइंट वाला हिस्सा मिटाएगा, तो इसको एक दफ़ा फिर मैं कंपाइल करके रन करता हूँ। इसके सारे कोड जो हैं, ये देखिए
इसने पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज मिटा दी, ठीक है। अच्छा, जो कोड आप रन कर लेना उसकी ये जो एग्जी को बंद कर दिया करें ताकि पुरानी जो आउटपुट है और नई आउटपुट आपस में मिक्सअप ना हो। ओके जी, अब मैं जाता हूँ इसके फील्ड विड्थ स्पेसिफाई फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये एग्जाम्पल उसके पूरा टेबल आया है पेज नंबर 167 के ऊपर, अगर आप करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। 3.14159, इसने कहा इसको 2 तक राउंड ऑफ करो, 2 तक राउंड ऑफ हो गया। और टोटल स्पेसेस कितनी थी 3, इसने यूज़ कितनी है 1 2 3 4। अगर ज़्यादा यूज़ हो गई तो कोई मसला नहीं है, लेफ्ट पे खाली नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर कम यूज़ हुए तो खाली छोड़ देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, इसने इसको राउंड ऑफ करना था 2 तक, पहले राउंड ऑफ किया 3.14 बन गया, और टोटल स्पेसेस कितनी दी थी 5। अब गिने कितनी यूज़ हुई हैं 1 2 3 4 यूज़ हुई हैं, तो दी कितनी में थी 5, तो जो एक बची वो साथ में सेल बना लिया। इसी तरह से इस एग्जाम्पल पे आ जाएं, यहाँ पे लास्ट वाले पे -3.14, इसको राउंड ऑफ कितना करना था 0.4 तक, तो 1 2 3 4 इसने राउंड ऑफ कर दिया इतने तक, पूरी वैल्यू आ गई। उसके बाद ये देखेगा कि मुझे टोटल कितने नहीं हुए। अगर टोटल हमने नहीं बताया हुआ तो कोई इशू नहीं होता, वो खुद ही उसको कर लेता है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा बताई हुई है तादाद, टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस ज़्यादा बताई हुई है, प्लेसेस, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो वो उसके साथ खाली जगह भी उसके साथ सेल्स बना देगा। उसके बाद आते हैं जी एस्केप सीक्वेंस के ऊपर। ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का टॉपिक खत्म हो गया। इसका मेमोरी पे कोई असर नहीं होता फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का, जस्ट स्क्रीन के ऊपर डेटा कैसे शो कर सकते हैं इंटीजर के लिए, और फ्लोटिंग पॉइंट में इसका फ़ायदा ये होता है कि हम डेटा को अपनी मर्जी से राउंड ऑफ कर सकते हैं। बात समझ लगे जी? उम्मीद है आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप जितनी वैल्यू राउंड ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं फ्लोटिंग में, लेकिन इंटीजर में इस फ्लोटिंग को राउंड ऑफ नहीं होता, तो ज़्यादातर हम अपनी वैल्यू को अपनी मर्जी की जगह पे शो करने के लिए इस्तेमाल करें। एस्केप सीक्वेंस में \n\t, आपके पास \b, \r, \f, कॉमा, डबल कॉमा, \\, ये सारे फॉर्मेट्स एस्केप सीक्वेंस कहलाते हैं। एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल ज़्यादातर प्रिंटफ में आता है। मैं आपको इसका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। लेट्स बी मेरे पास एक नंबर है, मैं एक वैल्यू प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाता हूँ, प्रिंटफ दिस इज माई क्लास, ये लिखा। उसके बाद मैं अगला सेंटेंस लिखाता हूँ, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाइन के एंड पे आता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंटफ दिस इज वेलकम टू, वेलकम ही कर देते हैं, वेलकम हियर, ठीक है। एक 2 सेंटेंस प्रिंट। अब इसकी मैं आउटपुट देखता हूँ क्या आता है। ये देखें जी, आउटपुट आ गई, एक ही लाइन में लिखा है दिस इज माई क्लास वेलकम टू हेयर। अब मैं ये चाहता हूँ ये दूसरा सेंटेंस है दूसरी लाइन में नजर आए, तो \n लिख दें। अब इसको आप कंपाइल करेंगे, और अब जब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नई लाइन में आ गया। सो इट मीन्स दैट \n इज यूज फॉर न्यू लाइन। अगर आप इसको बार कहीं दरमियान में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ \n, तो ये देखेंगे क्या करेगा। इसको कंपाइल दोबारा करते हैं, प्रोग्राम में चेंजिंग करें तो कंपाइल एक दफ़ा दोबारा कर लें। ये देखें, जहाँ पे \n करता हूँ वहाँ से ही न्यू लाइन स्टार्ट कर देता है। तो जो एस्केप सीक्वेंस इट इज़ यूज फॉर न्यू लाइन। अब अगर मुझे इन दो के दरमियान अगर लेट्स सपोज स्पेस नहीं है, ये 2 स्पेसेस है, मैं इससे ज़्यादा स्पेस रखना चाहता हूँ, \t इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कीबोर्ड पे \t टैब की इस्तेमाल होती है। ये देखें, इससे क्लास में ज़्यादा स्पेस दे दी है, एक स्पेस तो पहले से थी, उसने और ज़्यादा स्पेसेस रख दी। और अगर मैं इधर इसको इस्तेमाल करता हूँ \t, तो इधर या मैं इधर इस्तेमाल करता हूँ \t, तो देखें क्या करेगा। तो HE तो इधर ही किया, उसने स्पेस दे दी, एक स्टेप के मुताबिक कई स्पेसेस इसने दरमियान में छोड़ दी, क्योंकि \t इस्तेमाल हुआ है। तो \t का काम है मल्टीपल स्पेसेस का फ़र्क देना एक ही स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद \b क्या करता है, उसको भी देख लें। मैं सारे तो आपको समझा देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट सारे अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं, कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि ये MCQs में आगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज मैं इधर इस्तेमाल करता हूँ माई के एंड पे \b इस्तेमाल करता हूँ, तो क्या करेगा। कंपाइल करें, रन करें। माई के साथ मैंने \b इस्तेमाल किया तो उसने y को प्रिंट नहीं करवाया, यानी \b इज यूज फॉर बैकस्पेस। ये अपने से बाद पिछले वाले कैरेक्टर को रिमूव कर देता है। कर दिया इसने, ओके जी। अगर मैं
इधर इस्तेमाल करता हूँ लेट्स सपोज इसको इधर इस्तेमाल करता हूँ बैकस्लैश बी, तो ये एस को भी मिटा देगा। कंपाइल किया, दोबारा रन किया मैंने, ये देखें इसने एस को भी मिटा दिया। तो जहां जहां इस्तेमाल करेंगे अपने से पिछले कैरेक्टर को ये मिटाता जाएगा। इट इज यूज फॉर बैक स्पेस। खत्म हो गया जी। उसके बाद बैकस्लैश आर कैरेज रिटर्न एंटर की के तौर पर इस्तेमाल होता है। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। इसके आउटपुट बंद करते हैं। अच्छा मैं फर्ज कर लें यहाँ पे यूज करता हूँ बैकस्लैश, ठीक है, इधर इस्तेमाल करता हूँ बैकस्लैश आर। लेट्स सी, दिस वेलकम हेयर, ठीक है। इसने असल में इट इज यूज्ड फॉर एंटर की के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि ऑलरेडी हम कर रहे हैं इसको। फिर बैकस्लैश आर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वेलकम हेयर एच ई देखें इधर ही प्रिंट हुआ है, आर ई इसने शुरू में प्रिंट करवा दिया। इसके आगे जो करेक्टर्स होंगे ये शुरू में ले जाके प्रिंट करवा देगा। इसके आगे कोई करेक्टर था ही नहीं तो वो कैसे प्रिंट करवाता। अब लेट्स सपोज मैं इसी को इधर इस्तेमाल कर दूं, इसको इधर नहीं इस्तेमाल करता, इधर कर देता हूं। फर्ज कर लें बैकस्लैश आर, तो ये हेयर को शुरू में कर देगा, वेलकम को बाद में ले आएगा। बस इतना काम करेगा ये, देखिएगा। क्योंकि ये पुरानी आउटपुट आ रही है, उसको मैं ज़रा थोड़ा सा मिटाता हूँ। ये देखिए हेयर, अच्छा हेयर किया। इसके अलावा हेयर करने के बाद वेल एच ई आर ई हेयर भी किया, एच ई आर ई, और उसके वेल के ऊपर इसने ओवरराइट भी कर दिया। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सो कैरेज रिटर्न इज यूज्ड एज एंटर की, लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल होगा आपके पास प्रिंटर के साथ जब आप प्रिंट करने लगेंगे। उसके बाद अगली नेक्स्ट की आपके पास आ गई है बैकस्लैश एफ फॉर्म फीड। फॉर्म फीड का यूज़ होता है प्रिंटर के साथ, लेकिन अब ये वैसे भी यूज़ करें तो ये ऑप्शन देगा आपको कि प्रिंटर आपके साथ अटैच नहीं है। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे आपको साइन नज़र आ रहा है। इक्वल साइन इसलिए किसने डाला कि प्रिंटर है नहीं है। अगर प्रिंटर होता तो ये वेलकम तक अलहदा पेज पे प्रिंट आता और हेयर नेक्स्ट पेज पे प्रिंट आता। तो प्रिंटर अटैच होना इसके साथ ज़रूरी है। बैकस्लैश आपने कॉमा लगाना हो तो आप कहें सर जो कॉमा तो वैसे भी लगा सकते हैं, ये वाला कॉमा तो ये इसके सिंटेक्स का कॉमा है ना, इन्वर्टेड कॉमा अलहदा से लगाना चाहते हैं। मैं फर्ज कर ले मैं यहाँ पे क्लास इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहता हूँ तो वैसे नहीं शो कर सकता। इट विल जनरेट अ टाइप ऑफ एरर। ये देखें ये आ गया, एरर आ गया। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, हम अगर मैंने अगर इन्वर्टेड कॉमा शो करना चाहता हूँ बैकस्लैश के साथ शो कर दूं, या कॉमा भी लगाना चाहूँ तो फिर भी बैकस्लैश के साथ। अब ये देखें इसने इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लास के साथ शो कर दिए। पहले मैं करता था इसके बगैर, वो नहीं शो करता था। कॉमा भी इसी तरह बैकस्लैश भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पे बैकस्लैश साइन लगाना है, कहीं पे पाथ वगैरह शो कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं शो करता हूँ डी कॉलन, अगर मुझे बैकस्लैश शो करना है फोल्डर न्यू फोल्डर, तो अगर मैंने पाथ शो करना है तो ये देखें एरर आ रहा है। तो इसको मैं अगर डबल बैकस्लैश करूंगा तो एक बैकस्लैश साइन शो हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये देखें सिंगल बैकस्लैश साइन यहाँ पे शो हो गया। तो एक बैकस्लैश साइन शो करने के लिए दो बैकस्लैश साइन लगाने पड़ते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर 3 करें तो क्या होगा। लेट्स सी 3 करेंगे तो क्या होगा। ये देखें अगर ये 3 शो करेंगे तो फिर भी ये 1 करेगा, 1 को ये क्वेश्चन मार्क दे देगा। तो अगर 4 करेंगे तो फिर क्या होगा। ये 4 कर दिए मैंने, ये देखें 4 किए तो इसने 2 शो कर दिए। जब नहीं गए ये इवन में देगा तो उसके हाफ प्रिंट करवा देगा, लेकिन अगर ऑड में देगा तो इस तरह का क्वेश्चन मार्क टाइप शो कर देगा, ठीक है जी। तो आपने इस तरह से इसको बैकस्लैश का। अब बैकस्लैश एक्स डी डी किस तरह इस्तेमाल करते हैं इसका भी देख लेते हैं। अगर लेट्स सपोज मेरे पास इट इज़ यूज्ड फॉर कोड इन हेक्साडेसिमल नोटेशन ईच रिप्रेजेंट अ डिजिट। मिसाल के तौर पर मुझे हेक्साडेसिमल में कोई वैल्यू चाहिए, यहाँ पर कोई मैं नंबर हेक्साडेसिमल में शो करना चाहता हूँ, यहाँ पर इसके आगे इधर इक्वल टू के आगे या कहीं भी शो करना चाहता हूँ, तो मैं इसके साथ पहले बैकस्लैश लगाऊंगा, फिर एक्स, फिर 56 हेक्साडेसिमल में जो भी आता है वो शो हो जाएगा स्क्रीन पे। तो ये देखें 56 हेक्साडेसिमल में शो हो गया वी के तौर पे। उसी तरह से अगर मुझे
इसको शो करना हो आस्की कोड को ऑक्टल नोटेशन में, आस्की कोड इन ऑक्टल नोटेशन, डबल ट्रिपल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, इट इज ऑक्टाडेसिमल। तो इसको मैं अगर यूज करता हूँ 3 डिजिट के तौर पे, इधर लगा देता हूँ 0, हेक्साडेसिमल में एक्स आता था, इसमें नहीं आता। ये क्या शो हो गया, यहाँ पे इसने डॉट शो कर दिया। अब आपके सर जी ये डॉट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि इसने कहा है कि हेक्साडेसिमल नोटेशन के तौर पे, लेकिन आस्की कोड, तो आस्की कोड में 56 के पीछे शायद डॉट पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको करता हूँ 40, तो 40 के पीछे देखते हैं कि आस्की कोड में कंप्यूटर में क्या पड़ा हुआ है। तो ये देखें उसमें इसने डॉट शो किया, पुरानी आउटपुट आई है, स्पेस शो की है, ठीक है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ है, आप इसको यूज कर सकते हैं इसी तरह फॉर्म। तो ये स्केप सीक्वेंस है, ज़्यादातर स्केप सीक्वेंस आपका \n/t इस्तेमाल होगा, दोनों इस्तेमाल होंगे, ठीक है। यह हमारे पास इनकी डिटेल भी अगर लिखी हुई है, यहाँ से पढ़ना चाहें आप लोग रीड भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिया। स्कैनएफ फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट एट द रन टाइम पे इनपुट लेना ना, आप स्कैनएफ इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर मैं यूज़र को कहता हूँ जी इनपुट एनी नंबर, वैसे तो मैं यहाँ पे देता हूँ ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कोई भी मैं नंबर देता हूँ तो यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट n लिखता हूँ, और n की वैल्यू मैं खुद दे देता हूँ यहीं से, यहाँ से, ठीक है। असल में ये मैं वैल्यू खुद दे रहा हूँ, लेकिन ये वैल्यू मैं चाहता हूँ यूज़र इनपुट करे रन टाइम पे, तो प्रोग्राम रन कर रहे हूँ। तो क्या होगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर एनी वैल्यू इनपुट करवाता हूँ इससे, और बैकस्लैश आगे इधर मुझे जो यूज़ करना होगा स्कैनएफ यूज़ करना होगा। उसके आगे कैसे स्कैनएफ यूज़ करते हैं, जो डेटा टाइप %d है, और मुझे वैल्यू कहाँ स्टोर करवानी है, मुझे फॉर यू स्टोर करनी है n के ऊपर, और इसको ऐसे कर। अब इसको अगर वैल्यू को आप प्रिंट करवाना चाहें, ना करवाना चाहें, आगे मजीद उसको यूज़ करना चाहें किसी और प्रोग्राम में, वैल्यू यूज़र से आ जाएगी यहाँ तक इस लाइन तक वैल्यू यूज़र से आ जाएगी स्कैनएफ के ज़रिए। अब देखें ये कैसे स्कैनएफ काम करता है। मैं जो ही इसको चलाऊँगा मेरा प्रोग्राम रुक जाएगा, यानी ये लाइन पहुँच गई है। अब मुझे कह रहा है वैल्यू इनपुट करें, कोई भी वैल्यू इनपुट करें। मैं 90 इनपुट कर देता हूँ, होगी इनपुट, बस प्रोग्राम एंड हो गया, क्योंकि मैंने आगे 90 का यूज़ ही कोई नहीं किया, ठीक है। फिर एंटर प्रेस करें, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। क्लियर होगी जी आपको बात सारी। सो दिस इज हाउ स्कैनएफ फंक्शन वर्क। तो स्कैनएफ के जरिए सिर्फ वैल्यू इनपुट करवाते हैं, उसका सिंटेक्स आपको सीखना पड़ेगा, ये तकरीबन उसी की तरह है। इसके इर्द इन्वर्टेड कॉमाज आपने लाजमी लगाने हैं, यहाँ पे फिर एक कॉमा आता है, फिर ये एम्परसेंट साइन आता है, फिर n आता है। एम्परसेंट साइन का काम होता है जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करवाता है, मैंने 90 इनपुट करवाई, उसको जाके n में स्टोर करवाया। उसने n में स्टोर करवाने का काम किसने किया, इस परसेंट साइन है, इसका प्रोनाउंस करते हैं एम्परसेंट साइन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसमें कहीं लिखा भी होगा, ये लिखा हुआ है एम्परसेंट साइन। एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड टेल्स द स्कैनएफ फंक्शन टू एड्रेस ऑफ द वेरिएबल वेयर इनपुट वैल्यू इज टू स्टोर। वो कहता है कि ये जो एम्परसेंट साइन है, एम्परसेंट, इसके स्पेलिंग भी यहाँ चेक कर लें। एम्परसेंट कैरेक्टर क्या करता है, ये जो वैल्यू हम इनपुट करते हैं इसको उठाकर उसी एड्रेस पे स्टोर करवाता है जहाँ n वेरिएबल के एड्रेस के पे स्टोर करवाता है, ठीक है जी। उसके बाद आपने जी अभी तक हमने देखा तो अब हम आते हैं कैरेक्टर इनपुट फंक्शन की तरफ। कैरेक्टर इनपुट फंक्शन कैसे काम करते हैं, देखिए जी अभी तक मैंने स्कैनएफ इस्तेमाल किया, अब मुझे कोई कैरेक्टर इनपुट करवाना है n नाम से, तो इसको मैं कैसे इनपुट करवाऊंगा, यूज़र से रन टाइम के ऊपर मैं यूज़र को कहता हूं कि एंटर एनी कैरेक्टर, यूज़र से मैंने कहा। उसके बाद मैंने यहाँ गेट चे यूज़ किया और ये लिख दिया इक्वल टू n, शुरू में लिखते हैं n इक्वल टू गेट चे और ये लिख दिया। अब ये देखें, एक तो ये गेट चे फंक्शन है, ये तो प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल होता है, गेट चे। अब ये मेरा कैरेक्टर इनपुट, देखें जी मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो क्या होगा, ये चला, क्या कहता है इनपुट एनी कैरेक्टर। मैंने कोई कैरेक्टर इनपुट किया, फर्ज करें टी इनपुट किया, तो इसने स्क्रीन पे यहाँ पे शो किया है, नजर आया आपको। अब मैं इसी के साथ एक और फंक्शन लिखता हूँ, लेट्स सपोज इसी को मैं कंट्रोल-C करता हूँ और मैं इधर इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं दोनों फंक्शन को इकट्ठा चलाऊंगा, गेट ch को और गेट चे को भी। पहले मैं गेट ch चलाऊंगा और गेट ch, पहले गेट चे चलाऊंगा फिर गेट ch, साथ ही चलेंगे। ये देखें, मुझे कहता है जी इनपुट एनी कैरेक्टर, मैंने टी इनपुट किया, उसने शो किया, अगली लाइन खुद ही चल गई। गेट ch में ये करना पड़ता है कि अगली लाइन आप चलाने के लिए एंटर प्रेस नहीं करना पड़ता,
जो ही ये फंक्शन चलता है अगली लाइन खुद ही चल जाती है। इसी तरह से गेट सी एच में भी है। फिर मुझे कहता है एंटर एनी कैरेक्टर, मैंने फिर टी इनपुट किया है, टी जो मैंने इनपुट किया वो उसने शो नहीं किया, यानी कि जो गेट सी एच ई फंक्शन है जो कोई भी कैरेक्टर इनपुट करेंगे इट विल ई फॉर इको, ये स्क्रीन पे दिखाता है जैसे इसने टी दिखाया। लेकिन ये गेट सी एच जो है इट इज ओनली गेट कैरेक्टर फंक्शन, इट इज ओनली यूज टू गेट द कैरेक्टर, इट इज ओनली यूज टू गेट द कैरेक्टर, ये सिर्फ कैरेक्टर गेट करता है, स्क्रीन पे शो इसने नहीं किया। हालांकि कैरेक्टर टी इनपुट हो चुका है एन में, बट इट हैज नॉट शोन इट। ठीक है, यही फर्क है गेट सी एच और गेट सी एच ई में, दोनों कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है, इससे नंबर इनपुट नहीं करवा सकते। ये डेटा टाइप कैरेक्टर के साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक फंक्शन इको करता है कैरेक्टर को, दूसरा इको नहीं करता। ये बात समझ आ गई जी। दैट्स इट फॉर गेट सी एच एंड गेट सी एच ई। अब आप क्वेश्चन ये आ सकता है ये तो इनमें फर्क है, फर्ज करें पूछेंगे स्कैन एफ भी तो यूज कर सकते हैं, उसमें क्या फर्क है। देखिए जी, अगर मैं फर्ज कर लें इधर गेट सी एच ई के बजाय मैं यूज करता हूँ स्कैन एफ, यानी गेट सी एच नहीं यूज करता, इसको मिटा देता हूँ, मैं कहता हूँ स्कैन एफ। परसेंट डी परसेंट सी चूंकि कैरेक्टर है परसेंट सी और इम परसेंट एन, तो ये एन में वैल्यू स्टोर करवाएगा कैरेक्टर की। अब देखिए इसको मैं कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, यहाँ पे आ गया, काम तो वैसे ही कर रहा है, मैं टी इनपुट किया उसने स्टोर करवा दिया। लेकिन पिछले प्रोग्राम में जब टी इनपुट किया था तो अगली लाइन खुद ही चल गई थी, लेकिन अब ये यहाँ से आगे लाइन चल नहीं रही, तो मुझे एंटर प्रेस करना पड़ेगा, फिर ये नेक्स्ट लाइन चलाएगा, फिर उधर भी मैं टी इनपुट करूंगा और फिर ये आगे चलेगा। तो स्कैन एफ और गेट सी एच और गेट सी एच ई में ये फर्क है, स्कैन एफ फंक्शन के बाद वाली लाइन तब तक नहीं चलती जब एंटर प्रेस नहीं करते, लेकिन ये दोनों फंक्शन गेट सी एच ई और गेट सी एच दोनों में ये खुसूसियत है कि आप को नई लाइन चलाने के लिए आपको एंटर प्रेस नहीं करना पड़ता। इसकी मैं दोबारा एक दफ़ा एग्जीक्यूशन कर देता हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। गेट कैरेक्टर एनी कैरेक्टर, जो ही मैंने टी प्रेस किया ये देखें खुद ही अगली लाइन चल गई, और अगली लाइन में मैंने टी इनपुट किया, फिर मैंने एंटर प्रेस किया, और अब ये जो आपका प्रोग्राम एंड पे रुक जाता है, एंटर प्रेस करने का इंतजार करता है, वो इस वजह से। अगर मैं गेट सी एच मिटा दूं तो क्या होगा देखिएगा, जब मैं गेट सी एच एंड पे नहीं लिख रहा, वो जो प्रोग्राम में अक्सर आप लिखते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है, ये भी मैं लिख देता हूँ, 12 एक दफ़ा करवा देता हूँ। ये टी इनपुट करवाया मैंने यूज़र से, अब अगले में फिर टी इनपुट करवाया, ये देखें प्रोग्राम खुद ही एंड हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे गेट सी एच लिखा होता है प्रोग्राम पे एंड पे, वो करता क्या है, वो यूज़र का इंतजार करता है, यूज़र कब एंटर इनपुट करेगा तो मैं इस प्रोग्राम को एंड करूँगा। मैंने टी इनपुट करवाया, फिर टी इनपुट करवाया, और ये अब एंटर प्रेस करने पे ये एंड हुआ है। ठीक है, अदरवाइज ये एंड नहीं होता। क्लियर होगी जी गेट सी एच फंक्शन। थोड़ी देर ये मेरी फाइल मैंने बंद कर दी, उसके बाद मैं आता हूँ जी आगे देखते हैं। हमारे पास इधर इसने एग्जांपल दी हुई है गेट सी एच की स्प्लाइन मैंने खुद ही कर दिया आपको। एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। फंक्शन गेट सी एच इज डिफाइंड इन कॉन आयो फाइल, ये कॉन आयो फाइल में पड़ा होता है, कॉन आयो कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल में पड़ा होता है। ठीक है, गेट सी एच ई फंक्शन। एस्केप सीक्वेंस फॉर बैकस्लैश, अभी मैंने बताया था डबल बैकस्लैश से अगर करें तो एक बैकस्लैश साइन नजर आएगा। यूज्ड फॉर अनसाइंड शॉर्ट, ये अनसाइंड शॉर्ट डेटा टाइप है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसकी पहचान परसेंट साइन है। अर्थमेटिक ओवरफ्लो किसे कहते हैं, व्हेनेवर वी ऐड टू लार्ज नंबर अर्थमेटिक ओवरफ्लो, अगर आप किसी डेटा टाइप से बड़ा नंबर स्टोर करवाने की कोशिश करते हैं अर्थमेटिक ओवरफ्लो, छोटा करवाने की कोशिश करते हैं अंडरफ्लो। ट्रंकेशन क्या होती है कि आप अगर फ्लोट को इंटीजर में स्टोर कराएं ट्रंकेट हो जाएगी वैल्यू, राउंड ऑफ करने के लिए आप फील्ड बिट स्पेसिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये असल में एमसीक्यूज मिक्स्ड हैं, ये 10 चैप्टर में 9 चैप्टर के एमसीक्यूज मिक्स्ड हैं, कोई बात नहीं हम कर ही लेते हैं। इक्वल रिप्रेजेंट्स, ये किया हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज लोवेस्ट प्रेसिडेंस, इक्वल की सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस। रिलेशन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, ये कर लिया हमने। सी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, every variable must be declared before use. Logical not operator is unary operator. a plus is equal to a is equal to a plus b. आपके बुक में जो भी MCQs हों लेटेस्ट बुक के अंदर वो कर लेने आपने। कहीं पे आपको कोई इशू हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको पता है 0321968048 कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं, कोई भी आपको इशू हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी, लेकिन रिलेटेड टू दिस लेक्चर। Write a program that asks the user to enter the radius of a circle and then compute the displaced area. ये दो प्रोग्राम बहुत आम है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके शॉर्ट सिलेबस में भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एरिया ऑफ सर्कल और क्वेश्चन नंबर 11 जो है टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का प्रोग्राम लिखना आपने। अगर मैं आपके पास वो फाइल खोलूँ और मैंने पास बने बनाए प्रोग्राम पड़े हुए हैं, उनको एग्जीक्यूट भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सी,
मेरे पास मेरी फाइल में शायद बने बनाए प्रोग्राम यहाँ पे पड़े हों। खैर यहाँ पे मुझे क्या ऐसा कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आया, नाम से मैंने कर रखे हुए थे। लेट्स सी चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन 14 मैं देखता हूँ कौन सा है वो चैप्टर, ये हमारा चैप्टर 10 है। ओके चैप्टर 10 का देखता हूँ, अगर चैप्टर 10 के नाम से कोई रखा हुआ है एक्सरसाइज 10 C11, लेट्स सी देखते हैं C11 आई थिंक मेरे ख्याल से ये होगा, इसको देखता हूँ मैं, या यही है शायद ये। खैर इसने उसको फॉर्म ये और वैल्यू ठीक है। चलें जी मैं इसको लिख देता हूँ, इसी कोड के अंदर मैं कुछ चेंजिंग करता हूँ। वॉइड मैन लिखना चाहिए, सिंपल मैन भी लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, हम कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये भी लिख देते हैं। फ्लोट में मैंने वेरिएबल लिया, उसने फ़ारेनहाइट मैं एफ ई ले लेता हूँ, उसको मैं FR कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। इनपुट टेम्परेचर इन FAHRENHEIT हाइट, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्कैन करवाता हूँ यूज़र से FR वैल्यू, और उसमें मैं क्या करवाता हूँ, उसकी पहले कन्वर्जन करवाऊँगा। क्या करेगा वो, मेरा प्रोग्राम करेगा कन्वर्जन। अच्छा एक और फ्लोट भी लेता हूँ मैं, उसका नाम रखता हूँ CEL, सेल्सियस में करना है ना, तो CEL इज इक्वल टू, फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है, क्या होगा 5/9, ठीक है जी, ब्रैकेट अंदर और लगा दें FR -32। तो मैं कहता हूँ जनाब इसको इधर मल्टीप्लाई का साइन भी दिखाना ज़रूरी है, इसके दरम्यान में आप एक मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दें, ठीक है जी। मल्टीप्लाई का साइन भी आ गया और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब मैं कहता हूँ टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस, कंट्रोल V, मैं ये लिखता हूँ नई लाइन है चूंकि तो वैक्सीलेशन लगा दें, टेम्परेचर इन सेल्सियस, स्पेलिंग को चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग कोई मसला नहीं है, आप बस वैल्यू हम प्रिंट करवाते हैं। परसेंट मैं कहता हूँ जनाब इसको परसेंट .2, यानी कि अगर ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो उसको 2 तक राउंड ऑफ भी कर दो, F लिखना ज़रूरी है, और CEL ये वैल्यू आ जाएगी और ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ, इधर एरर आ रहा है, एरर हमेशा ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इधर, तो आपने इस एरर को, ये ब्रैकेट आ रहा है मैंने लगाया इसका स्टार्टिंग ब्रैकेट, अक्सर ये एरर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैं फ़ारेनहाइट में देता हूँ कोई भी, लेट्स सपोज 345, उसने कन्वर्ट करने में इसने इशू क्रिएट किया है। ये इशू बहुत सारी रीजंस की वजह से होता है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ इसकी रीज़न क्या क्या है। अब सबसे पहले ये वाली रीज़न होती है इसकी कि आप इसको उठा के, मैं अक्सर मैंने जब भी इसको यानी कंट्रोल काट करके मैं इसको इधर लिख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, है वही चीज़, थोड़ा सा आगे करके लिखा है इसको। अब देखते हैं व्हाट हैपेंस, कंपाइल हुआ, रन हुआ। अब 212 फ़ारेनहाइट है और सेंटीग्रेड में 0। तो आप इस प्रोग्राम को एक दो दफ़ा कंपाइल करके चेक करें, दिस इज़ द सोल्यूशन, अदरवाइज यही सोल्यूशन इसका। इसमें आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। मैं इसके ब्रैकेट्स को भी रिमूव करता हूँ, लेट्स सी, देखते हैं।
तो 100। अब ठीक आ गया प्रोग्राम, ठीक है आपका ठीक चल गया। तो इसको अब चला लें एक दफ़ा फिर, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए कोड आउटपुट सही दे रहा है। अगर 200 जो 212 जो फ़ारेनहाइट होता है ये असल में 100 डिग्री के बराबर होता है, वो हमें पता है। तो उसको हमने चेक कर लिया, ये हमारा कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो इस तरह आप बाकी भी वैल्यूज़ दे के आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो 32 फ़ारेनहाइट है, ये राउंड अबाउट मेरे ख्याल से बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के, तो वो बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा कोड, ठीक है जी। सो इसको हम आप ये कोड आपका हो कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, इसको अगर मैं सेव कर लेता हूँ इसी कोड से, बाद में फिर आप मुझे इस्तेमाल अगर करना हो, मैं एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन 11 लिख देता हूँ ताकि फिर मुझे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया, तो वो उसका नाम यहाँ पे शो हो गया। उसके बाद अगला प्रोग्राम है क्वेश्चन 10 नहीं था, क्वेश्चन 11 था आई थिंक सो, हाँ ठीक है क्वेश्चन 11 ही था। इससे पहला क्वेश्चन है एक बार बस पाई रेडियस वाला, एरिया ऑफ रेडियस कैलकुलेट, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करें, कंट्रोल है कंट्रोल सी करें, और आपके पास एक नई फाइल बनाएं आप, और नई फाइल आपकी ये आ गई, कंट्रोल वी करें, और यहाँ पे आप इस नई फाइल को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। लेट्स सपोज मैंने 2 फ्लोट लिए, फ्लोट में चूँकि एरिया ऑफ सर्कल मैंने करना है तो रेडियस मुझे चाहिए, और प्लस एक कांस्टेंट चाहिए पाए का। कांस्टेंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह से डिफाइन लिख के पाई की वैल्यू लिख देता हूँ 3.14 मैंने लिख दी। तो ये 3.14 जो है 3.14 ये कांस्टेंट बन गई। अब इसको मैं यूज़ कर सकूँगा आगे। मुझे यूज़र से करना है इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल, मैंने कहा उसका रेडियस कैलकुलेट करवाया। उसके लिए मैं जो वेरिएबल दिया है वो आर ए डी है, और फार्मूले में पुट कर देता हूँ। अच्छा मुझे एक और वेरिएबल भी लेना था जिसका नाम था एरिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़र से इनपुट करवा दिया है, एरिया का फार्मूला लिख दिया, पाई की वैल्यू पहले दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, फार्मूला उसने दिया था यहाँ पे दिया था एरिया इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो हमने यूज़र से इनपुट करवा के उसको प्रिंट करवा रहे हैं। क्या प्रिंट करवा रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इज दिस, और यहाँ पे आप वही वेरिएबल यूज़ करें एरिया जिसमें स्टोर हुआ है, ठीक है जी। और उसको राउंड ऑफ करने का पहले ही हमने पिछले कोड से लिखा हुआ था। इसको वो कहता है जी सेव कर लें। सेव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सी बनाएं इसको फाइल, इसका बना दें एक्सरसाइज 10 सी हो जाएगी, और क्वेश्चन नंबर कौन सा जी 9 है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 यही था, ठीक है ओके जी। अब इसको हम एक दफ़ा कंपाइल कर लेते हैं दोबारा, और अब इसको रन करते हैं। रन करने के बाद एरिया ऑफ मैं 2 दे देता हूँ, सर्कल का रेडियस है, तो उसने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करके प्रिंट करवा दिया। ये प्रोग्राम मेरा एंड हो गया। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, तो इसमें थोड़ा सा मैं एक और भी बता दूँ, ये ऊपर वाले क्वेश्चन हैं, इनको अगर देखना चाहें तो आप कर सकते हैं। इनमें कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझसे पूछ भी सकते हैं आप। ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एम और एन की वैल्यू यूज़र से एंटर करवा रहा है वो, एम और एन की, और एम में 10 प्रिंट करवा के ये इसको थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, ये भी हो जाएंगे। इसी तरह 8 क्वेश्चन है, इसको भी अगर करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। सिर्फ इसमें ये राउंड ऑफ करने का बताया हुआ कि राउंड ऑफ कैसे कर रहे हैं वैल्यूज़ को। और इसी तरह ये देखें फील्ड विड्थ को थोड़ा यूज़ करके इसने वैल्यू प्रिंट करवाने की कोशिश की है, और ये कह रहा है कि ये किस तरह से आई है, इसको भी आप थोड़ा सा अगर करें तो वजह से ये भी हो जाएगा। और शुक्रिया, बाकी ये क्वेश्चन आपके जो थे मैंने इंपॉर्टेंट सिलेबस में शामिल थे करवा दिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इनफ फॉर टुडे।